तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई भी चल रही होगी आप लोगों की। तो मेरे प्यारे भाई, आज का अपना टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा एक्सरसाइज 23.2 डिफरेंशियल इक्वेशन केसी सिन्हा क्लास 12th का। बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिख दिया है यहाँ पर। 9 नंबर क्वेश्चन से देखना है और सभी क्वेश्चन के बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यूट्यूब पर आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जहां पर आपको इतने अच्छे तरीके से डाउट क्लियर करा के सारे क्वेश्चन को क्लियर कराया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अपने 4-5 प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो चलो मेरे प्यारे भाई, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस हमने बनाए थे, सभी क्वेश्चंस में आपको सबसे पहला काम हमने आपको ये बताया था कि जो भी आपके पास दिया हुआ है हल, बस उसको पहले लिखो, ठीक है। और फिर उसके बाद उससे जो भी चीज करने पर आपका आपका समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता है, वो चीज हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहला काम, जो चीज हमारे पास गिवन है उस चीज को हम सबसे पहले लिख लेंगे। क्या है गिवन हमारे पास? x इक्वल टू ए कॉस एन टी और प्लस अल्फा। ठीक है, एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में कॉस के साथ जो एंगल है, इसमें वेरिएबल क्या है? एन तो कांस्टेंट है ना, एन एक अचर है क्वेश्चन में कह रहा है, और अल्फा क्या है? प्राचल है। ए और अल्फा क्या है? प्राचल है, मतलब स्वेच्छ अचर है। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा हम उसी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है तो कॉस एन टी प्लस अल्फा है, जिसमें से एन कांस्टेंट है और अल्फा प्राचल है, टी वेरिएबल बच रहा है। इसका मतलब टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा ना। जब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो हमको डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डेरिवेटिव करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अवकलन करने पर, ठीक है। अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो क्या बन रहा है? एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 1, और यहाँ से a, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस लग जाएगा, और साइन और एन टी प्लस अल्फा हो जाएगा। लेकिन t का गुणांक है n, सॉरी मिस्टेक हुआ, x का डेरिवेटिव हमको तो t के रिस्पेक्ट में ना करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। वेरिएबल यहाँ पर देखो ना, cos के साथ t है तो t के सापेक्ष अवकलन होगा, तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव t के सापेक्ष हो जाएगा, तो dx अपॉन क्या हो जाएंगे? dt। और इधर ये चीज निकल गया, पूरा का पूरा डेरिवेटिव हो गया। लेकिन t का गुणांक क्या है? n। t का गुणांक n है तो यहाँ पर n से गुना भी होगा, तो माइनस ए एन साइन एन टी प्लस अल्फा है। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देना कि दो दो को प्राचल है, दो दो को स्वेच्छाचार है, इसका मतलब है कि दो बार डेरिवेटिव हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से? पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर। सभी क्वेश्चन में जो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे ना, तो इस क्वेश्चन में भी x के सापेक्ष अवकलन करने में फ्लो फ्लो में बह गए थे, अवकलन करने पर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में अब हम dx अपॉन dt है, मतलब x का डेरिवेटिव t के सापेक्ष है ही, और फिर से अगर t के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो d2x अपॉन dt2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, माइनस तो है ही, ए एन तो है ही, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एन टी प्लस अल्फा। लेकिन टी का गुणांक फिर से एन है, तो एन से फिर गुना करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, एक काम करते हैं हम, d2x अपॉन dt2 इक्वल टू, ध्यान देना कॉस वाला टर्म अपने पास क्वेश्चन में ही था, यहाँ पर आप इससे कोई क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, और यहाँ पर जो भी चीज अपने क्वेश्चन में है उस चीज को साइड कर लो, a को और cos को साइड कर लो, तो बचेगा माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और गुना में क्या हो जाएगा? a cos एन टी और प्लस अल्फा, यही ना है। और ये पूरा का पूरा टर्म क्या है? क्वेश्चन है, जो कि x के बराबर है, तो इस चीज को हम x लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस में एन स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा टर्म x, ठीक है। बहुत अच्छे। अब इसके बाद जो अपना अगला लाइन होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से आपका जो बुक का आंसर है, इस चीज को उधर ले गया गया है, प्लस में लिया गया है, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt2, और ये माइनस वाला टर्म है उधर जाएगा तो प्लस में एन स्क्वायर एक्स, और इक्वल टू क्या बन जाएंगे? 0। ये रहा अपना बहुत ही प्यारा सा आंसर। जो भी चीज प्राचल था अपना ए और अल्फा, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये अपना हल हो गया, अवकल समीकरण निकल गया। तो देखो मेरे प्यारे भाई, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कहता है कि ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। तो यहाँ पर देखो, हम आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि परवलय कितने तरह के बनेंगे और परवलय का समीकरण क्या होगा, उन सारी चीजों को हम आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखो, परवलय का शीर्ष जो होता है ना, मूल बिंदु से जाते हुए हम चार तरीके से कोई भी परवलय बना सकते हैं। परवलय कैसा बनता है? यू शेप का, ठीक है। एक परवलय यू इस तरह का बनेगा, ठीक है। एक इधर गया ये,
ठीक है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ तो ताकि सब बन जाए। ठीक है, एक ये परवलय हुआ, इसका देखेंगे इसका मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, ये परवलय ऊपर की तरफ खुला हुआ है। एक और परवलय हो सकता है जो इस तरफ खुला हुआ हो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक परवलय ऐसा हो सकता है जो नीचे की तरफ खुला हुआ हो, और एक परवलय ऐसा हो सकता है जो इधर की तरफ खुला हुआ हो। ठीक है, ठीक है। चलो, इस परवलय का जो समीकरण हम लोग बनाते हैं वो बनता है, परवलय का समीकरण कुछ इस तरीके का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये होता है परवलय का समीकरण। और सब परवलय का समीकरण अलग अलग होगा। तो ध्यान देना यहाँ पर कि ये परवलय किसकी तरफ खुला हुआ है, वाई एक्स की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ जो सिंगल पावर वाला होगा ना, ये वाई होगा। तो इस तरह से इस परवलय का समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये बन जाएगा। मतलब सिंगल पावर वाला जिधर खुला हुआ है उधर की तरफ होना चाहिए। बाकी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो किसकी तरफ खुला हुआ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो पॉजिटिव एक्स वाला सिंगल पावर में लेना है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, निगेटिव y की तरफ खुला हुआ है, नीचे तो y का वैल्यू माइनस होगा, तो y की तरफ खुला हुआ है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगा। समझ गए, जो सिंगल पावर है उसकी तरफ ग्राफ खुला हुआ होना चाहिए परवलय, और ये परवलय -x की तरफ खुला हुआ है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाएगा। देखो डिफरेंस क्या है, ये ग्राफ +x की तरफ खुला हुआ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस में 4ax, और ये ग्राफ -x की तरफ है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, अगर ये ग्राफ -y की तरफ खुला हुआ है तो एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, अगर ये ग्राफ +y की तरफ खुला हुआ है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस में 4ay। बस समझ गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बताओ इस वाले क्वेश्चन में कैसा ग्राफ बनेगा। इस वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y की दिशा में है, धनात्मक y पॉजिटिव y ऊपर ही होगा, ये वाला समीकरण बनेगा, और इससे अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई परवलय का समीकरण क्या होगा ये हमने आपको क्लियर कर दिया। अब देखो क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, परवलय के कुल का समीकरण क्या होगा, परवलय के कुल का समीकरण, हमने आपको कुल का समीकरण बनाना बता दिया कि किस तरह का समीकरण बनेगा। टोटल 4 तरह से समीकरण बनेंगे, किसके, तो जिसका शीर्ष मूल बिंदु से होकर के गुजर रहा है। क्वेश्चन में यहाँ साफ साफ कह रहा है कि शीर्ष कहाँ से, मूल बिंदु पर है, शीर्ष मूल बिंदु पर है तो ये चीज बनेगा। अगर मूल बिंदु से अलग वाला क्वेश्चन आता है तो वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर इसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। हमको क्या है, यहाँ पर एक ही को स्वेच्छ अचर दिखाई दे रहा है a, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो हम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अगर x के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं तो देखो क्या बनता है अपने पास, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अगर इधर वाले एक्स स्क्वायर वाले टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, और इधर वाला 4a कांस्टेंट है। एक काम करो ना, एक काम करो, क्यों हम इसको एक ही को, चूंकि स्वेच्छ अचर है तो हम क्यों इसको रखेंगे ऐसा। ठीक है, क्यों हम इसको ऐसा रखेंगे जिससे कि हमारे पास a फिर से दोबारा से चला है। हम क्या करते हैं, इधर से y को इधर ही भेज लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 4a, ऐसा कुछ बनेगा। मतलब 4a तो कांस्टेंट है ही, उसका डेरिवेटिव तो 0 बन ही जाएगा। तो अब थोड़ा सा कष्ट बढ़ेगा अपना, u अपॉन v रूल लगेगा। ठीक है, u अपॉन v रूल लगाने के लिए कोई कष्ट नहीं, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे में लिखो, नीचे वाले को फिर से गुना में लिखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, फिर -2 और ऊपर वाले को लिख करके नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर दाहिने साइड वाले का डेरिवेटिव करेंगे 0, वाई स्क्वायर से गुना होकर के ये भी बन गया 0, ये बन जाएंगे क्या चीज 2xy माइनस में एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है कि इसको प्लस में ले जाएं तो उस साइड ले जाओ, क्या बनेगा अपने पास 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। चूंकि इस क्वेश्चन में एक ही को स्वेच्छ अचर a था हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव एक ही बार करना होगा, और एक ही बार करने के साथ साथ हमारे पास जो स्वेच्छ अचर था a, उसको हमने खत्म कर दिया। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है 2y और x dy अपॉन dx दिया हुआ है, तो यहाँ से करना आप क्या, इस x को इधर भाग में भेज करके एगो x से एगो x को काट देना, या फिर चलो हम फाइनल आंसर यहाँ से लिख ही देते हैं। ये अपना फाइनल आंसर नहीं होगा, हम क्या करते हैं x से एगो x को काट देते हैं, तो अपने पास फाइनल आंसर क्या बचेगा 2y इक्वल टू एक्स dy अपॉन dx। ये रहा अपना प्यारा सा फाइनल
आंसर्स। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन में आपको वृत्त से संबंधित जो भी डाउट होगा वो सारे को क्लियर कर देंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है और त्रिज्या 3 इकाई है। अगर कभी भी क्वेश्चन वृत्त का समीकरण बनाने वाला आता है तो वृत्त दो ही तरह का होगा। एक तो वृत्त वैसा होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो, और एक वृत्त ऐसा होगा जिसका केंद्र जो होगा मूल बिंदु से हट के कहीं पर होगा। तो दोनों का समीकरण किस तरह से बनेगा सो बताते हैं। देखो, एक वृत्त होगा ऐसा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा, तो वो कुछ इस तरीके से घूम करके जाएगा। इस वृत्त का केंद्र कहाँ है? मूल बिंदु पर है। अगर हम इस वृत्त के समीकरण को लिखना चाहें तो इस वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या, ठीक है। इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? आर, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये आर कॉमा जीरो होगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? माइनस आर कॉमा जीरो होगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? 0, और ये वाला पॉइंट होगा 0, ऐसा क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। किधर से भी नापो त्रिज्या ही होगा, ठीक है। ये तो हो गया वैसे केस के लिए जिस केस में आपका वृत्त जो होगा उसका केंद्र मूल बिंदु पे होगा। अगर केंद्र का मतलब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु से हट के कहीं है, जैसे मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? a,0 है। मान लिया जाए कि x का वैल्यू a है, y का वैल्यू 0 है। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं? चाहे चलो केंद्र इस पर हम नहीं लेते हैं, केंद्र हम कहीं अलग ले लेते हैं, ठीक है। केंद्र हम कहीं अलग ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, और यहाँ पर केंद्र लेंगे तो उसका वृत्त कुछ इस तरीके का बनेगा ना। और इस केंद्र को हम क्या मान लेते हैं? x1, y1 है, ठीक है। x1, y1। तो इस केस में क्या होगा? इस वृत्त का जो समीकरण बनेगा x माइनस जो पॉइंट है मूल केंद्र का x1 है, प्लस x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, ये बनेगा, और इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर। बात समझ में आया? इस वाले केस में भी त्रिज्या का स्क्वायर रहेगा, इस वाले केस में भी त्रिज्या का स्क्वायर रहेगा, और त्रिज्या तो कोई कांस्टेंट ही ना होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहना था अपना, तो बस ध्यान यही रखना है कि अगर केंद्र मूल बिंदु पर है तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रहेगा। अगर केंद्र मूल बिंदु से हटके कहीं पर है तो एक्स में से वो वाला मूल बिंदु का एक्स निर्देशांक घटेगा और वाई में से वाई निर्देशांक घटेगा और उसका स्क्वायर होगा। सिंपल सा चीज है बस। तो यहाँ पर जो है केंद्र क्या है? मूल बिंदु से हटके है। यहाँ पर जो है ये वाई एक्सिस पर है इसका केंद्र, वाई एक्सिस पर केंद्र है, इसको मतलब एक्स निर्देशांक 0 होगा और वाई का मान हम a मान लेते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। केंद्र तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है कि इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 इकाई है। मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट है। तो मतलब जो समीकरण हम बनाएंगे तो उसमें त्रिज्या तो आएगा ही ना लास्ट में, तो उस त्रिज्या की जगह पर हम क्या करेंगे? 3 रखेंगे बस। अब हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या लिखेंगे? वृत्तों के कुल का समीकरण, वृत्तों के कुल का समीकरण हमको मालूम चल जाएगा, उससे हम क्या करेंगे? अवकल समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्तों के कुल का समीकरण क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर देखो ध्यान से, x में से घटेगा इसके केंद्र का x निर्देशांक मतलब 0, और फिर इसका स्क्वायर करना है, प्लस y में से घटेगा y निर्देशांक जो कि a हमने माना है, इसका स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर होता मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो आप इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, हो सकता है आगे चल के कहीं जीवन में जरूरत पड़े, ठीक है। ये x निर्देशांक, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, बाकी सब तो समझ ही रहे हैं। इस वाले वृत्त का समीकरण ये बनेगा, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या बनेगा? ये चीज एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा वाई माइनस ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू 3 तिया 9। सिंपल सा बात है, हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है, और जो भी स्वेच्छ अचर है हमारे पास, इसमें स्वेच्छ अचर एक ही वो दिखाई दे रहा है a, उसको क्या करना है? हटाना है। हम क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैसा टर्म दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि हम अलग कर सके। इस 9 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, ये वाला उधर जाके स्क्वायर में ही रहेगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो फिर रूट लग जाएगा, फिर a को हटाने के लिए हमको इधर करना पड़ेगा y को, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा पेचीदा है, इससे अच्छा है कि हम पहले डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जो बातें मेरी ना समझ में आए उस बात को इग्नोर करो, बस हम जो बना रहे हैं क्वेश्चन को वो चीज समझने का कोशिश करो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, और इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले तो y माइनस ए के रिस्पेक्ट में होगा, 2 इंटू वाई माइनस ए, फिर y माइनस ए का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx बराबर क्या बनेगा? 0, ठीक है। अब देखो ये जो हमने डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव हम कितने बार कर सकते हैं? केवल एक बार ही डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वेच्छ अचर की संख्या क्या है? एक ही है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी तरह स्विच अचर का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख करके वैल्यू को खत्म करेंगे। यहाँ से y-1 हमारे पास एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उसको हम हटाने का कोशिश करेंगे। तो एक काम करो ना, ये चीज इधर दोनों चीज प्लस में है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो यहाँ से देखो 2x इक्वल टू क्या है, इधर प्लस में था उधर ले गए तो माइनस में बन जाएगा, -2 × y-a और dy अपॉन dx, ये बनेगा। ये जो 2 है इसे 2 को कैंसिल कर दो, ठीक है। y-a का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको ये y-a को हटाना है। तो y-a का वैल्यू थोड़ी निकलेगा, y-a के स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा ना। चूंकि समीकरण 1 हमने इसको माना, तो इससे हम y-a के स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर y-a के स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस माइनस वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बन जाएगा y-a का होल स्क्वायर, और इधर भी बन जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलो यहाँ से अगर हम y-a के होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 3 × 9 हो जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर y-a के स्क्वायर की जगह पर 3 × 9 और माइनस में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, 9 - एक्स स्क्वायर। चलो इतना तक चलेगा। ये जो है x - 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, उधर जाकर के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। बाकी dy अपॉन dx का स्क्वायर तो रहेगा ना, इनटू में dy अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बस यही है आंसर। अब इसके बाद है कहाँ कुछ, अच्छा ऐसा किया गया है। कैसा किया गया है, दोनों तरफ माइनस से गुना किया गया। देखो यहाँ पर ये बन गया -x स्क्वायर, इधर भी अगर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से गुना करने पर एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और 9 चला जाएगा माइनस में, और साथ में क्या होंगे dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। एक काम करो, सब कुछ को अगर एक तरफ ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस में चला जाएगा। इस साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो एक साइड हम 0 लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर -9 और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और फिर ये चीज उधर में गया तो प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। तो अब जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में भी बनाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन का बहुत तरीके से आंसर आ सकता है। बस आप क्या करो, सिर्फ स्विच अचर को हटाओ। अपने एनसीईआरटी में बुक में जो है आंसर इसका कुछ अलग दिया हुआ है, मतलब उसके सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग है। एनसीईआरटी से अगर सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को तो उसमें कुछ अलग तरीके से सॉल्व करके आपको अलग आंसर लाना है। केसी सिन्हा में सॉल्व करेंगे तो इसमें है कुछ अलग आंसर लाना। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही तरीके से सॉल्व करो। अगर आपको एनसीईआरटी की वीडियो देखनी है तो एनसीईआरटी वाली मेरी वीडियो देखो, केसी सिन्हा वाली देखनी है केसी सिन्हा वाली वीडियो देखो। हमें क्या है, हमें तो बस आंसर मैच करना है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, 12 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और उसके फिगर को बनाने का कोशिश करो। क्वेश्चन में कह रहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब वैसा समीकरण जो y अक्ष को स्पर्श करे, y अक्ष को कहां पर स्पर्श करे, मूल बिंदु पर स्पर्श करे, वैसे वृत्त का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला या तो वो y अक्ष के दाहिनी साइड होगा या तो वृत्त y अक्ष के बाएं साइड होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगा। सिंपल सा बात है। तो देखो इसका फिगर बनेगा कुछ ऐसा। अगर y अक्ष को टच करना है तो y अक्ष ये है ना, ये रहा y अक्ष और ये रहा अपना x अक्ष। अगर ये y अक्ष को टच कर रहा है तो कुछ इस तरीके का वृत्त होगा। चलो वृत्त पूरा नहीं बना, घबराना नहीं है बिल्कुल से, बस आपको सेंस समझना है कि ये चीज है क्या। तो इस वृत्त का केंद्र जो होगा कहीं ना कहीं आगे होगा, ठीक है, x एक्सिस पर। तो इस दूरी को हम क्या करते हैं, a मान लेते हैं। तो ये निर्देशांक क्या हो जाएगा, a,0। बात समझ गए आप, वृत्त का केंद्र क्या हो गया, a,0। और ये वृत्त जो है y एक्सिस को कहां पर टच कर रहा है, मूल बिंदु पर टच कर रहा है। चलो अब हम इस वृत्त के कुल का समीकरण लिखेंगे। वृत्त के कुल का समीकरण, वृत्त के कुल का समीकरण, ठीक है। वृत्त के बारे में हमने आपको बताया, अगर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है तो इसका समीकरण सिंपल सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर वृत्त का केंद्र कहीं अलग जगह पे है तो इसका हो जाता है x - x1 का स्क्वायर और फिर प्लस y - y1 का स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर, ये चीज होता है। मतलब वृत्त का केंद्र अगर किसी दूसरी जगह पे है तो उस केंद्र का निर्देशांक हम लोग मालूम करेंगे। यहाँ पर x निर्देशांक रखेंगे, यहाँ पर y निर्देशांक रखेंगे, घटा करके स्क्वायर करेंगे, बात खत्म। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र अलग जगह पे है तो इसमें से x में से a घटेगा और y में से 0 घटेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, x - a का स्क्वायर और फिर प्लस y - 0 का स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो यही त्रिज्या होगा a।
है ना। तो ए का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करो, तो क्या बन रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और माइनस 2ax, यही बनेगा ना। फिर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर है मतलब वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, बचे क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर स्वेच अचर वाला ये 2ax है ना, इसको आप भेज दो उस साइड, तो क्या बन जाएगा प्लस में 2ax। अब देखो हमको चूंकि यहाँ पर स्वेच अचर क्या को दिखाई दे रहा है, एक ही स्वेच अचर है ना, एक ही वो स्वेच अचर ए। तो अगर हमको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है तो बस केवल एक बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इक्के को स्वेच अचर है, एक बार डेरिवेटिव करना, तो एक ही बार डेरिवेटिव करके इसको खत्म करना है। एक्स को आप भेज दीजिए इधर, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बट्टा में क्या आ जाएगा एक्स बराबर में 2a। हमको यहाँ से सिंपल समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ अगर डेरिवेटिव करेंगे तो इधर वाला टर्म क्या बन जाएगा 0। हम क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम x के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनता है अपने पास। देखो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो मेरे प्यारे भाई कमेंट एक बार जरूर करना नीचे में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज डाउट क्लियर कर दिए हैं। ये समीकरण किसके लिए है, तो ये जो नोट कर लेना आप, ये केंद्र 0 0 के लिए है, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये समीकरण है केंद्र जिसका केंद्र x1 y1 होगा उसके लिए है, ठीक है। ये भी डाउट नहीं रहना चाहिए। दोनों तरफ अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर u अपन v रूल लगेगा, मतलब नीचे में x का स्क्वायर, ऊपर में आप x को मल्टीप्लाई में रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले टर्म का। तो चलो हम शॉर्टकट में डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, लेकिन चूंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो dy अपॉन dx लगेगा, ठीक है। फिर घटाएंगे, ऊपर वाला को गुना में रख के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को गुना में रखेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा 1। अब बताओ इधर 2a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर तो इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा गुना होकर के, बचेगा खाली ऊपर वाला टर्म, तो ये बन जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2xy dy अपॉन dx माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर 0। कुछ ऐसा टर्म बन रहा है। बहुत ही सिंपल सा आंसर तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में क्या है अपना आंसर में है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy dx। चलो हम बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर ले आएंगे। देखो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। एक काम करो 2xy dy अपॉन dx को लिख लेते हैं, एक दो स्टेप हम गायब कर रहे हैं। ये वाई स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर चला जाएगा और 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटा तो प्लस में एक्स स्क्वायर बचता और वो चीज उधर जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यही है अपना प्यारा सा आंसर, यही है ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy अपॉन dx, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई आज के जो भी क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी किसी तरह का डाउट रह गया होगा तो शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम कमेंट करना है प्यार से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही देखेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को।